क्या आप यकीन करेंगे कि कोई इंसान अपनी ही सौतेली बेटी का दिल तोड़ने के लिए एक नया चेहरा, नई आवाज़ और एक नकली पहचान बना सकता है। आज की कहानी है एक ऐसी युवती की जो सच्चे प्यार की तलाश में थी, लेकिन जिसे मिला एक रहस्यमय प्रेमी जो था एक साजिश का हिस्सा। वो प्रेमी जो कभी उसकी आंखों में आंखें नहीं डालता था, जो कभी उसके घर नहीं आया और जो शादी के दिन अचानक गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। जब सबने कंधे झाड़ लिए तब आया शर्लक होम्स, जिसने अपने तीखे तर्क और बारीक नज़र से उस राज से पर्दा हटाया जिसे जानकर रूह कांप उठे। यह सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं, यह है धोखे, लालच और पहचान के उस छल का पर्दाफाश जिसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या हम वाकई अपनों को जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं परिणय प्रसून एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कहानी सुनेंगे में। आज की हमारी कहानी है सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित डबल आइडेंटिटी यानी दोहरी पहचान। इस रोमांचक केस में शर्लक होम्स एक बार फिर अपनी गहरी सूझबूझ और तीव्र बुद्धि से एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दोहरी पहचान। एक दिन जब हम शर्लक होम्स के बेकर स्ट्रीट स्थित आवास पर आग के समीप बैठे थे तो उसने कहा, जीवन अनंत विचित्रताओं से पूर्ण है जिसकी कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जीवन में आमतौर पर होने वाली घटनाओं के विषय में बात नहीं कर रहा। यदि हम हाथ में हाथ डाले खुले आसमान में उड़ सकते, इस विशाल नगर के ऊपर मंडरा सकते और इस नगर के घरों की छतों को सरलता से उखाड़कर उसके अंदर घटित होने वाली विचित्र बातों में झांक सकते, तो उन विचित्र संयोगों, योजनाओं, छिपे उद्देश्यों की वह आश्चर्यजनक श्रृंखला देखकर जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिनके अचंभित कर देने वाले परिणाम निकलते हैं, तमाम कल्पित कथाएं उबाऊ और लाभहीन लगने लगती। किंतु मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैंने उत्तर दिया। अखबार में जो मामले प्रकाश में आते हैं वे प्रायः नीरस और साधारण होते हैं। हमारे पास पुलिस अभिलेखों में वे सारी घटनाएं हैं जो अपनी सीमाओं के अतिरेक तक वास्तविक होती हैं, किंतु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि वे न तो आकर्षक होती हैं और न ही कलात्मक। वास्तविकता प्रभाव पैदा करने के लिए एक विशेष प्रकार से चुना गया और सोचा गया विचार प्रयोग करना चाहिए, होम्स ने टिप्पणी की। किंतु पुलिस अभिलेखों में इसका अभाव होता है, जहां विस्तार में जाने की बजाय संभवतः न्यायाधीश की साधारण बातों पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसे वर्णन में एक प्रेक्षक के लिए संपूर्ण मामलों का जैविक सारांश होता है। इस पर निर्भर होने के कारण इसका घिटा पीटा होना स्वाभाविक नहीं है। मैंने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारा ऐसा सोचना भली प्रकार समझ सकता हूं, मैंने कहा। तीनों महाद्वीपों के पूर्णतः उलझे हुए लोगों को गैर आधिकारिक सलाह देने और सहायता करने की तुम्हारी स्थिति में तुम सभी विचित्र व अजब बातों के संपर्क में अवश्य आते हो, परंतु यहां मैंने जमीन पर से सुबह का अखबार उठाते हुए कहा, हमें इसका व्यवहारिक परीक्षण करना चाहिए। यह पहला शीर्षक है जिसे मैं पढ़ता हूं, एक पति की अपनी पत्नी के प्रति हिंसा। यह समाचार आधे स्तंभ में छपा है और मैं बिना पढ़े ही जानता हूं कि पूरा समाचार क्या होगा। अवश्य इस समाचार में कोई दूसरी औरत शराब पीना, धक्का, प्रहार, खरोंच, सहानुभूतिपूर्ण वहन या मकान मालकिन होगी। अधपका लेखक इससे अधिक कच्चा कुछ खोज ही नहीं सकता। वास्तव में तुम्हारे तर्क के लिए तुम्हारा उदाहरण दुर्भाग्यपूर्ण है,
होम्स ने अखबार लेकर इस पर दृष्टि डालते हुए कहा, यह डुंडा लोगों के संबंध विच्छेद का मामला है और जब यह घटित हुआ था मैं इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने में सम्मिलित था। पति मादक पदार्थों से दूर रहने वाला व्यक्ति था, कोई दूसरी औरत भी बीच में नहीं थी और शिकायत यही थी कि प्रत्येक बार भोजन से पहले इसे अपने नकली दांत निकाल लेने की आदत थी और वह उन्हें निकालकर अपनी पत्नी पर फेंकता था। तुम्हारे विचार में एक औरत कथाकार की कल्पना में इस प्रकार का कार्य आना संभावित नहीं है। एक चुटकी नस्वाड़ लो डॉक्टर और मान लो कि मैं तुम्हारे ही उदाहरण में तुमसे भी आगे रहा हूं। उसने पुराने सोने की बनी अपनी नस्वार की डिबिया उठाई। उसके ढक्कन के मध्य में से एक बड़ा रत्न जरा हुआ था। उसकी भव्यता होम्स के घरेलू ढंग और सादा जीवन के इतने विपरीत थी कि मैं इस पर टिप्पणी किए बिना न रह सका। ओह, उसने कहा, मैं भूल गया कि कुछ सप्ताह से हमारी भेंट नहीं हुई है। आयरिन एल्डर के पृष्ठों वाले मामले में मेरी सहायता के बदले बोहेमिया के राजा ने मुझे एक यह छोटा सा उपहार दिया है। और अंगूठी? उसकी उंगली पर चमचमाती आभापूर्ण अंगूठी को देखते हुए मैंने पूछा। यह हॉलैंड के शासक परिवार ने दी थी, किंतु यह मामला इतना संवेदनशील था कि मैं तुम्हें उस तक और उसके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे रुचिकर मामलों को लिपिबद्ध कर रहे हो। क्या इस समय तुम्हारे पास कोई मामला है? मैंने रुचि लेते हुए पूछा। कोई 10-12 मामले हैं, किंतु किसी में रुचि लेने लायक लक्षण नहीं दिखाई देते। हालांकि तुम समझ सकते हो कि वे बिना रुचि के होते हुए भी महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में मैंने देखा है कि साधारणतः मामलों में ही जांच के बाद आकर्षण उत्पन्न होता है। बड़े अपराध प्रायः सरल होते हैं, क्योंकि नियमानुसार जितना बड़ा अपराध होता है उतना ही स्पष्ट उसका उद्देश्य होता है। उन मामलों में से मार्सिलीज का जो उलझा हुआ मामला है उसे छोड़ दें तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें रुचि का कोई लक्षण दिखाई देता हो। फिर भी यह संभव है कि इससे पहले कि अधिक समय बीते कुछ बढ़िया मामला मिल सकता है, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट आ रहा है, या हो सकता है कि यह मेरा वहम हो। वह अपनी कुर्सी से उठ गया और खिड़की पर टंगे पर्दे में से लंदन की उदास भावहीन सड़क पर नीचे झांकने लगा। उसके कंधे के ऊपर से मैंने देखा कि सामने फर्श पर एक औरत अपनी गर्दन के चारों ओर एक फर लपेटे खड़ी है। एक घुंघराला पंख उसके चौड़े किनारे वाले हैट में लगा था। हैट डेवनशायर की राजकुमारी के ढंग का अनुसरण करते हुए उसके कान पर टेढ़ा हो रहा था। इस विशाल छतरी के नीचे से वह घबराती हिचकती हमारी खिड़की की ओर झांक रही थी। उसका शरीर आगे पीछे झूम रहा था और उसकी उंगलियां उसके दस्तानों के बटन से खेल रही थी। अचानक जैसे कोई गोताखोर किनारे से कूदा हो, वह जल्दी से सड़क पार कर गई और कुछ ही क्षणों के बाद हमारी घंटी की तीखी आवाज सुनी। मैंने यह लक्षण पहले भी देखे हैं, होम्स ने अपनी सिगरेट आग में झोंकते हुए कहा। फर्श पर झूमने का सदैव यही तात्पर्य होता है कि कोई प्रेम का मामला है। वह इस मामले के विषय में सलाह लेना चाहती है, किंतु उसे यह आशंका है कि कहीं यह मामला इतना संवेदनशील तो नहीं है कि उसके बारे में किसी को बताना ही उचित ना हो। फिर भी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक औरत के साथ किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर रूप से बुरा किया जाता है तो वह झूमती नहीं है, और साधारण लक्षण है कि घंटी का टूटा तार है। हम यह कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग है, परंतु लड़की इतनी क्रोधित नहीं है जितनी उलझी हुई या दुखी है, किंतु वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमारे संदेह मिटाने आ रही है। जैसे ही उसने यह कहा तभी किसी ने दरवाजा थपथपाया और लड़के ने मिस मैरी सदरलैंड के आने की सूचना दी।
जबकि उसके पीछे महिला स्वयं अपनी छोटी काली आकृति के रूप में इस प्रकार धुंधली दिखाई दे रही थी जैसे एक छोटी नाव के हवा भरे पाल के पीछे नाविक। शर्लॉक होम्स ने अपने विशिष्ट सभ्य ढंग से उसका स्वागत किया और दरवाज़ा बंद कर सिर झुकाता हुआ उसे एक कुर्सी तक ले गया। उसने एक क्षण में उसका संपूर्ण निरीक्षण कर लिया और तब भी अपनी विशिष्ट शैली में भावहीन बना रहा। तुम्हें नहीं लगता, उसने कहा, कि तुम्हारी निकट दृष्टि खराब होने के कारण तुम्हें टाइपिंग करने में थोड़ी कठिनाई होती है? पहले होती थी, उसने उत्तर दिया, परंतु अब बिना देखे ही मुझे पता होता है कि कौन सा अक्षर कहाँ है। तभी अचानक उसके शब्दों का पूर्ण महत्व जानते हुए उसे जोर का झटका लगा और उसके चौड़े हंसमुख चेहरे पर भय व आश्चर्य छा गया। उसने ऊपर देखते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं मिस्टर होम्स? वह चिल्लाई, अन्यथा आपको यह कैसे पता चला? इन सब पर ध्यान मत दो, होम्स ने हंसते हुए कहा, इन चीज़ों को जानना ही मेरा व्यवसाय है। संभवतः मैंने स्वयं को उन चीज़ों को देखने का अभ्यस्त कर लिया है जिन्हें दूसरे लोग आमतौर पर नहीं देख सकते। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे पास सलाह लेने ही क्यों आती? मैं आपके पास इसलिए आई हूँ सर, क्योंकि आपके विषय में मैंने मिसेस इर्थरडी से सुना था, जिसके पति को आपने इतनी सरलता से ढूंढ निकाला था, जबकि पुलिस और प्रत्येक व्यक्ति उसे मृत समझकर उसकी आशा छोड़ चुका था। ओह मिस्टर होम्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी आप ऐसा ही करें। मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मुझे प्रतिवर्ष 100 पाउंड मिलते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत मैं टाइपिंग से भी कमा लेती हूँ। यह सब मैं यह जानने के लिए दे दूंगी कि मिस्टर हॉस्मर एंजल कहाँ और किस हाल में है। तुम मुझसे सलाह लेने के लिए घर में इतनी जल्दी में क्यों निकली हो? छत की ओर देखते हुए और अपनी उंगलियों की पोरों को स्पर्श करते हुए होम्स ने पूछा। मिस मैरी सदरलैंड के चेहरे पर पुनः आश्चर्य के भाव छलक आए। हाँ, मैं घर से जल्दी में ही निकली थी, उसने कहा, क्योंकि मेरे पिता मिस्टर विंडबैंक ने इन सब को जितनी सरलता से लिया था उससे मैं क्रोधित हो गई थी। न तो वह मुझे पुलिस के पास जाने देते और न ही आपके पास आने देते। वह स्वयं भी कुछ नहीं करते और यह कहते रहते कि कुछ हुआ ही नहीं। उनकी यह उदासीनता देखकर मैं पागल हो गई और जैसी थी वैसे ही सीधे आपके पास आ गई। तुम्हारे पिता? होम्स ने कहा, निश्चित रूप से तुम्हारे सौतेले पिता हैं, क्योंकि तुम्हारे अंतिम नाम भिन्न है। हाँ, वह मेरे सौतेले पिता हैं, किंतु मैं उन्हें पिता ही कहती हूँ। यद्यपि यह हास्यास्पद लगता है, क्योंकि वह मुझसे 5 वर्ष और 2 माह ही बड़े हैं। क्या तुम्हारी माँ जीवित है? हाँ, माँ जीवित है और उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक है। हालांकि पिता की मृत्यु के शीघ्र बाद उनके पुनः विवाह करने से मैं प्रसन्न नहीं थी मिस्टर होम्स, और वह भी अपने से 15 वर्ष छोटे व्यक्ति के साथ। मेरे पिता टोटेनहैम मार्ग पर प्लम्बर मिस्त्री का काम करते थे और उन्होंने अपने पीछे एक बड़ा जमा जमाया धंधा छोड़ा था, जिसे मेरी माँ हमारे फोरमैन मिस्टर हार्डी के साथ चलाती थी। परंतु जब मिस्टर विंडबैंक आए तो उसने यह धंधा बिकवा दिया, क्योंकि वह एक संभ्रांत व्यक्ति था और शराब का व्यापारी था। उन्हें मेरे पिता के उस धंधे की पगड़ी और ब्याज के 4700 मिले थे। यदि पिता जीवित होते तो उन्हें इससे कहीं अधिक मिलता। मैंने यह देखने की आशा की थी कि इस असंगत वर्णन के कारण शर्लॉक होम्स अधीर हो रहा होगा, किंतु इसके विपरीत वह उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारी अपनी छोटी सी आय है? उसने पूछा। क्या यह व्यवसाय से आती है? अरे नहीं सर, यह बिल्कुल अलग है और ऑकलैंड के मेरे चाचा ने मेरे लिए छोड़ी थी। यह न्यूजीलैंड के एक बैंक के खाते में है और इस पर 4.5% का ब्याज मिलता है। कुल 2500 पाउंड है, किंतु मैं मात्र ब्याज ही ले सकती हूँ।
तुम्हारी बातें सुनकर मेरी रुचि जागृत हो गई है, होम्स ने कहा। तुम तो 100 पाउंड प्रतिवर्ष जितनी बड़ी धनराशि कमाती हो, किंतु मेरे विचार में एक महिला बहुत भली प्रकार 60 पाउंड की आय में जीवन यापन कर सकती है। मैं उससे भी कम में कर सकती हूँ मिस्टर होम्स, परंतु आप समझते ही होंगे कि जब तक मैं घर पर हूँ मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, और जब तक मैं वहाँ रह रही हूँ वही मेरे इस धन का उपयोग करते हैं। हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही है। मिस्टर विंडीबैंक प्रति 3 माह पर मेरा ब्याज निकालते हैं और माँ को दे देते हैं। जितना मैं टाइपिंग से कमाती हूँ उसमें मेरा गुजारा अच्छे ढंग से हो जाता है। मुझे टाइपिंग का 2 पेंस प्रति पृष्ठ मिलता है। मैं प्रतिदिन 15 से 20 पृष्ठ टाइप कर लेती हूँ। तुमने मेरे सामने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, होम्स ने कहा। यह मेरे मित्र हैं डॉक्टर वॉटसन। इनके सामने तुम ऐसे ही बात कर सकती हो जैसे स्वयं मेरे सामने। कृपया अब इस मिस्टर हॉस्मर एंजल के संबंध में विस्तार से बताओ। मिस सदरलैंड के चेहरे पर लालिमा छा गई और उसने घबराकर अपनी जैकेट की झालर पकड़ ली। मैं सर्वप्रथम उससे एक नृत्य में मिली थी, उसने कहा। जब पिता जीवित थे तो नृत्य के आयोजक उन्हें टिकट भेजा करते थे। बाद में वह मेरी माँ को टिकट भेजने लगे। मिस्टर विंडीबैंक नहीं चाहते थे कि हम नृत्य में जाएं। वह हमें कहीं नहीं जाने देते हैं। जब मैं रविवार स्कूल के उत्सव में जाना चाहती हूँ तो भी वह बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। परंतु इस बार मैंने जाने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वह यह बहाना बनाता था कि नृत्य समारोह में अच्छे लोग नहीं जाते हैं, जबकि वहाँ पिताजी के सभी मित्र होते थे। फिर उसने कहा कि मेरे पास पहनने को उचित वस्त्र नहीं है, जबकि मेरे पास मेरा जामुनी परिधान था जो मैंने बहुत कम बार पहना है। अंततः जब कुछ नहीं चला तो वह अपने किसी व्यावसायिक कार्य से फ्रांस चला गया और मैं और माँ फॉरमैन मिस्टर हार्डी के साथ नृत्य में गए। वहाँ मैं मिस्टर हॉस्मर एंजल से पहली बार मिली थी। मेरा अनुमान है, होम्स ने कहा, कि जब मिस्टर विंडीबैंक फ्रांस से आए होंगे तो वह तुम्हारे नृत्य में जाने पर बड़े क्रोधित हुए होंगे। खैर, वह इस मामले में अच्छे निकले। मुझे याद है कि वह हंसे थे और अपने कंधे उचकाकर उन्होंने कहा था कि किसी औरत से मना करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपने मन की ही करेगी। अच्छा, तो तुम नृत्य में पहली बार मिस्टर हॉस्मर एंजल नाम के सज्जन से मिली? जी सर, मैं उस रात उससे मिली और उसने अगले ही दिन वह यह जानने के लिए आया था कि हम सुरक्षित घर पहुंच गए थे। उसके बाद मिस्टर होम्स, मैं 2 बार उनके साथ घूमने गई। फिर उसके बाद मेरे पिता फ्रांस से वापस आ गए और मिस्टर हॉस्मर एंजल हमारे घर और नहीं आ सका। नहीं? आप जानते ही हैं, मेरे पिता को इस प्रकार की बातें पसंद नहीं है। यदि उनका बस चले तो वह अतिथियों को भी ना आने दें। उसका कहना है कि एक औरत को अपने परिवार में ही प्रसन्न रहना चाहिए। किंतु फिर भी, जैसा कि मैं अपनी माँ से भी कहती थी कि प्रत्येक लड़की को शुरुआत के लिए अपनी एक मित्र मंडली चाहिए, जो मेरी अभी तक नहीं थी। परंतु मिस्टर हॉस्मर एंजल तो थे। क्या उसने तुमसे मिलने का प्रयास नहीं किया? वैसे 1 सप्ताह में पिता पुनः फ्रांस जाने वाले थे और हॉस्मर ने मुझे पत्र लिखकर बताया था कि जब तक वह चले नहीं जाते हमारा एक दूसरे से मिलना ठीक नहीं होगा। तब तक हम एक दूसरे को पत्र लिखते रह सकते हैं। वह तो प्रतिदिन एक पत्र लिखा भी करते थे। मैं डाकघर से सुबह ही पत्र ले आती थी और पिता को इस बात का पता तक नहीं चलता था। क्या अब तक तुम्हारी उस सज्जन से सगाई हो चुकी थी? अरे हाँ मिस्टर होम्स, जब हम पहली बार घूमने गए थे उसके बाद ही सगाई हो गई थी। मिस्टर हॉस्मर एंजल लीडन हॉल स्ट्रीट पर स्थित एक कार्यालय में गणक थे। कौन सा कार्यालय? इस मामले में यही सबसे बड़ी बात है मिस्टर होम्स। मैं नहीं जानती कि वह कौन सा कार्यालय है। फिर वह रहता कहाँ था? वह कार्यालय के परिसर में ही सोता था। और तुम उसका पता नहीं जानती?
नहीं, सिवा इसके कि यह लीडनहॉल स्ट्रीट पर है। तब तुम अपने पत्र कहाँ भेजती थी? लीडनहॉक स्ट्रीट के डाकखाने के पते, परंतु वह इन्हें वहीं से ले जाता था। डाकखाने को यह निर्देश दिया जाता था कि इस पत्र को वह व्यक्ति स्वयं ही ले जाएगा जिसे यह प्रेषित है। वह कहता था कि यदि उसे कार्यालय के पते पर पत्र भेजा तो अन्य लिपिक उसे चिढ़ाएंगे कि एक महिला के पत्र उसके पास आते थे। इसलिए मैंने उन्हें टाइप करने का प्रस्ताव रखा, जैसे वह अपने पत्र टाइप किया करता था, किंतु उसने यह कहते हुए ऐसा करने से मना कर दिया कि जब मैं उसे अपने हाथ से लिखती थी तो उसे वह मेरे पत्र पास से आया हुआ लगता था, परंतु जब टाइप किए हुए पत्र होते तो उसे सदैव लगता कि मशीन हमारे मध्य आ गई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह मुझे कितना चाहता था मिस्टर होम्स। उसे कितनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रहता था। यह बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि मेरा स्वयं लंबे समय से यह मानना रहा है कि छोटी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या आप मिस्टर हॉस्मर एंजल के विषय में अन्य कोई छोटी बात याद कर सकती हैं? वह एक बहुत शर्मीला व्यक्ति था मिस्टर होम्स। वह दिन के स्थान पर शाम को ही मेरे साथ घूमने के लिए निकलता था, क्योंकि वह कहा करता था कि उसे विशिष्ट बनने से घृणा थी। वह बहुत सज्जन था, यहाँ तक कि उसका स्वर भी बहुत कोमल था। उसने मुझे बताया था कि जब वह छोटा था तब उसे गलसुआ हो गया था और इससे उसका गला कमज़ोर पड़ गया था। इस कारण उसके गले से हिचकती फुसफुसाती आवाज़ निकलती थी। वह सदैव बढ़िया वस्त्र पहनता था, बहुत स्वच्छ और सादा, परंतु उसकी दृष्टि कमज़ोर थी, जैसे कि मेरी है। वह रंगीन चश्मा पहनता था। अच्छा, जब तुम्हारे सौतेले पिता मिस्टर विंडबैंक फ्रांस से लौटे तो फिर क्या हुआ? मिस्टर हॉस्मर एंजल पुनः हमारे घर आया और उसने यह प्रस्ताव रखा कि इससे पहले कि पिता लौटें हमें विवाह कर लेना चाहिए। वह इसके लिए बहुत आग्रह कर रहा था और उसने मुझे बाइबल पर हाथ रखवाकर शपथ खिलाई कि चाहे जो कुछ भी हो मैं सदैव उसके प्रति निष्ठावान रहूँगी। मेरी माँ ने भी यही कहा कि उसने मुझे सौगंध देकर ठीक ही किया था। इससे मेरे प्रति उसके अत्यधिक प्रेम का ही पता चलता है। माँ आरंभ से ही उससे विवाह के पक्ष में थी, यहाँ तक कि वह मेरे से भी अधिक उसे चाहती थी। जब उन्होंने सप्ताह भर में ही विवाह करने के विषय में बातचीत की तो मैंने पिता से पूछने के बारे में कहा, किंतु उन दोनों का कहना था कि पिता की चिंता मत करो, उन्हें बाद में बता दिया जाएगा। माँ ने कहा कि वह उसे ठीक से समझा देगी। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया मिस्टर होम्स। हालांकि मुझे यह हास्यास्पद ही प्रतीत हुआ कि मुझे अपने विवाह के लिए उसकी अनुमति लेनी चाहिए थी, क्योंकि वह मुझसे कुछ वर्ष ही बड़ा था, किंतु उससे छिपकर मैं कुछ करना नहीं चाहती थी। अतः मैंने पिता को बोर्डियोक्स में पत्र लिखा, जहाँ उसकी कंपनी का फ्रांसीसी कार्यालय था। परंतु ठीक विवाह की सुबह वह पत्र मेरे पास वापस आ गया। इसका तात्पर्य है कि उसे वह पत्र नहीं मिला? नहीं सर, क्योंकि इसके पहुंचने से थोड़ा ही पहले वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके थे। यह दुर्भाग्यशाली ही था। तो तुम्हारा विवाह शुक्रवार को तय था? क्या यह चर्च में होना था? जी सर, परंतु सादगी से। यह किंग क्रॉस के समीप स्थित सेंट सेवियर चर्च में होना था और बाद में हमें सेंट पैक्रॉस होटल में भोजन करना था। हॉस्मर हमें लेने एक गाड़ी में आया, परंतु चूंकि मेरे साथ मेरी माँ भी थी, इसलिए उसने हम दोनों को इसमें बैठा दिया और स्वयं एक 4 पहिया वाहन में चढ़ गया, जो उसमें सड़क पर दिखने वाली एकमात्र गाड़ी थी। हम चर्च पहले पहुंच गए और हॉस्मर के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह 4 पहिया वाहन आया तो हमने उसके उतरने की प्रतीक्षा की, किंतु वह उसमें से नहीं उतरा। जब गाड़ीवान ने उतरकर अंदर देखा तो वहाँ कोई ना था। गाड़ीवान ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसने स्वयं अपनी आंखों से उसे अंदर चढ़ते देखा था। वह अंतिम दिन था मिस्टर होम्स जब मैंने उसे देखा। उसके बाद न मैंने उसे देखा न ही उसके बारे में कुछ सुना।
मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ बड़ा लज्जाजनक व्यवहार किया गया है, होम्स ने कहा। ओह नहीं सर, वह इतना अच्छा और दयालु व्यक्ति था कि मुझे इस प्रकार नहीं छोड़ सकता था। वह उस दिन पूरी सुबह मुझसे यही कहता रहा था कि जो कुछ भी हो मुझे उसके प्रति निष्ठावान बने रहना होगा, और यदि कुछ अनदेखा घटित होकर हमें अलग कर भी देता है तब भी मुझे सदैव यह ख्याल रखना होगा कि मैंने उसके लिए शपथ ली थी, और यह कि वह जल्दी ही या बाद में अपनी शपथ का दावा करेगा। इसलिए मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। विवाह की सुबह यह बातचीत विचित्र प्रतीत होती थी, परंतु जो कुछ भी हुआ था उससे यह पता चलता है कि उसकी इस बात का कोई तात्पर्य अवश्य था। निश्चित रूप से कोई तात्पर्य था। तुम्हारा विचार है कि कोई अनदेखा संकट उस पर आ गया है? जी सर, मुझे पूरा विश्वास है कि उसे किसी खतरे का पूर्वाभास हो गया था, अन्यथा उसने ऐसी बात नहीं की होती, और मैं सोचती हूँ कि जिसका उसे डर था वही हुआ। तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं कि उसे क्या हो सकता है? नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और, तुम्हारी माँ का इस विषय में क्या कहना था? वह उससे बहुत क्रोधित थी और कह रही थी कि अब मुझे कभी इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। और तुम्हारे पिता, क्या तुमने उन्हें इस विषय में कुछ बताया? हाँ, वह मेरे जैसे ही सोचने वाले हैं कि उसके साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है। उन्हें विश्वास है कि हॉस्मर अवश्य लौट कर आएगा। उनका कहना है कि इसमें किसी का क्या स्वार्थ हो सकता था कि वह मुझे विवाह करने के लिए चर्च के दरवाजे तक लाए और फिर छोड़ दे। अब उसने यदि मुझसे कोई धन उधार लिया होता या मुझसे विवाह करने का लालच देकर मेरा धन अपने नाम करवा लिया होता तो कोई कारण हो सकता था, किंतु धन के मामले में हॉस्मर आत्मनिर्भर था और मेरे एक शिलिंग पर भी उसकी कभी दृष्टि नहीं गई। फिर क्या हो सकता था? और उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? ओह, यह सोचकर मैं आधी पागल हो जाती हूँ कि मैं रात को पलक तक नहीं झपका सकती। उसने एक छोटा सा रुमाल निकाला और उसमें बुरी तरह सुबकने लगी। मैं तुम्हारे लिए यह मामला अवश्य देखूंगा, होम्स ने उठते हुए कहा, और मुझे कोई संदेह नहीं कि हम किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचेंगे। अब इस मामले का बोझ मेरे ऊपर रहने दो और आगे के लिए अब अपने मस्तिष्क से इसे निकाल दो। सबसे बड़ी बात, मिस्टर हॉस्मर एंजल की याद को भुलाने का प्रयास करो जिस प्रकार वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं पुनः उसे देख सकूंगी? मेरे विचार से तो नहीं। तो उसके साथ क्या हुआ है? तुम यह प्रश्न मुझ पर छोड़ दो। मुझे उसका सही हुलिया चाहिए और उसका कोई पत्र जो तुम दे सको। मैंने उसके लिए पिछले शनिवार के क्रॉनिकल में विज्ञापन दिया था, वह बोली। यह रही उसकी पर्ची और यह उसके 4 पत्र। धन्यवाद। और तुम्हारा पता? 31 लियॉन पैलेस, कैम्बरवेल। मिस्टर एंजल का पता तो कभी तुम्हारे पास था ही नहीं। तुम्हारे पिता का व्यवसाय किस स्थान पर है? वह वेस्ट हाउस व मॉर बैंक में यात्री विक्रेता हैं जो फेनचर्च स्ट्रीट पर शराब के आयातक हैं। धन्यवाद, तुमने अपनी बात बड़ी स्पष्टता से कही है। तुम ये पत्र यहाँ छोड़ दो और मैंने जो सलाह तुम्हें दी है उसे याद रखना। पूरी घटना को एक बंद पुस्तक की भांति रहने दो और इसे अपने जीवन को प्रभावित करने की अनुमति न दो। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर होम्स, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं हॉस्मर के प्रति निष्ठावान रहूंगी। जब वह वापस आएगा तो वह मुझे अपनी प्रतीक्षा में पाएगा। बेहुदा हैट और भावहीन चेहरे के बावजूद हमारे अतिथि के सरल विश्वास में कुछ महानता थी जिसने हमें सम्मान को बाध्य कर दिया। उसने पत्रों का छोटा सा पुलिंदा मेज पर रख दिया और इस वायदे के साथ चली गई कि जब उसे बुलाया जाएगा वह पुनः आएगी। शर्लक होम्स कुछ क्षण मौन बैठा रहा। उसकी उंगलियों के पोर अब भी एक दूसरे को छू रहे थे। उसकी टांगें उसके सामने फैली हुई थी और वह छत को घूर रहा था। फिर उसने अलमारी से पुराना तेल पिलाया हुआ पाइप निकाला जो उसके लिए सोचने की प्रक्रिया में सहायता करता था।
इसे जलाकर वह अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया और कष्ट लेने लगा। उसकी ओर से गाढ़े नीले धुएं के बादल उठ रहे थे और उसके चेहरे पर बड़े थकान के भाव थे। उस लड़की का अध्ययन करना बड़ा रोचक है, होम्स ने कहा। मुझे वह स्वयं उसकी समस्या से अधिक रुचिकर लगी। उसकी समस्या तो असल में साधारण ही है। यदि तुम मेरे रिकॉर्ड को देखो तो ऐसे कई और भी मामले मिलेंगे। सन 77 में एंडोवर में और इसी प्रकार एक मामला पिछले वर्ष हेग में हुआ था। हालांकि यह विचार बहुत पुराना है, परंतु एक दो बातें ऐसी हैं जो मेरे लिए नई हैं। लड़की इनका स्वयं निरीक्षण दे रही है। तुमने उसकी बहुत सारी बातें पढ़ ली जिस पर मेरा ध्यान भी नहीं गया था। मैंने टिप्पणी की, यह बातें दिखाई तो दे रही थी, किंतु तुमने निरीक्षण नहीं किया वॉटसन। तुम्हें यह नहीं पता था कि कहाँ देखना है। अतः जो कुछ महत्वपूर्ण था वह तुमने छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी बाहों, अंगूठे के नाखून के संकेत या जूते के फीते से जुड़े महत्व को नहीं समझा सकता। अब तुमने औरत की वेशभूषा से क्या जाना, उसका वर्णन करो। अच्छा, उसने सलेटी रंग का चौड़े किनारे का हैट लगाया हुआ था जिसमें ईंट के रंग का पंख रंगा हुआ था। उसकी जैकेट काली थी और इस पर काले मोती टंगे थे। उसकी काली झालर थी। उसका परिधान कॉफ़ी के रंग से अधिक गहरा भूरा था और उसके गले और बाहों पर जामुनी रंग का रेशम था। उसके दस्ताने धूसर रंग के थे और सीधे हाथ की प्रथम उंगली पर घिसे हुए थे। उसके जूतों पर मेरा ध्यान नहीं गया। उसने छोटे गोल ताला बल पहने हुए थे और उसके चेहरे पर सरलता के जीवन व्यापन के लक्षण थे। शर्लक होम्स ने धीरे से ताली बजाई और हंसा। वॉटसन, तुम आश्चर्यजनक रूप से सीखते जा रहे हो। तुमने वास्तव में कमाल का निरीक्षण कर दिखाया है। हालांकि यह सत्य है कि तुमने महत्व की प्रत्येक बातें छोड़ दी, परंतु तुमने तरीका सही पकड़ा है और रंगों के बारे में तुम्हारा जवाब नहीं। मेरे दोस्त, साधारण प्रभावों का कभी विश्वास मत करो, बल्कि विस्तार पर ध्यान दो। मेरी पहली दृष्टि सदैव औरत की बांह पर जाती है। पुरुष में संभवतः पहले पतलून का घुटना देखना बेहतर है। जैसे तुमने देखा कि इस औरत की बाहों पर रेशम था जिसमें संकेत मिलने में आसानी हुई। उसकी कलाई के जरा ऊपर एक दोहरी रेखा बनी हुई थी जहां टाइप करने वाला व्यक्ति मेज पर बल डालता है। हाथ की सिलाई मशीन भी ऐसा ही निशान बना देती है, किंतु उल्टी बांह पर और अंगूठे से दूर, जबकि यह दाएं हाथ पर था। फिर मैंने उसके चेहरे पर दृष्टि डाली और उसकी नाक दोनों ओर से दबी हुई लगती थी, जिससे मैंने निकट दृष्टि और टाइपिंग की बात कही और वह आश्चर्य में पड़ गई। मुझे भी आश्चर्य हुआ था, वॉटसन ने कहा, परंतु यह बिल्कुल स्पष्ट था। मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ और रुचि जागृत हो गई जब मैंने उसके जूते देखे। यद्यपि ये असमान नहीं थे, परंतु विचित्र थे। एक में नोक के पास सजावट थी, जबकि दूसरा सादा था। एक में मात्र नीचे 2 बटन बंद थे, जबकि दूसरे में पहला, तीसरा और 5वां बटन बंद था। अब जब तुम देखते हो कि एक युवती वैसे तो बड़ी सफाई से सजी संवरी थी, परंतु उसने विचित्र प्रकार के जूते पहने हुए थे जिसके आधे बटन बंद हैं और सीधे घर से आ रही है, तो इस बात का अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं कि वह जल्दबाजी में घर से निकली है। इसके अतिरिक्त और क्या पता लगाता? मैंने उत्सुकता से पूछा, जैसा मैं सदैव अपने मित्र के कारण बताने के समय क्या करता था। मुझे पता लगा कि तैयार होकर घर छोड़ने से पहले उसने पर्चा लिखा था। तुमने देखा कि उसका दस्ताना पहली उंगली पर फटा हुआ था, परंतु तुम यह नहीं देख सके कि उसके दोनों दस्तानों और उंगलियों पर बैंगनी स्याही लगी थी। उसने जल्दी में लिखा था और अपनी कलम स्याही में बहुत गहरी डुबोई हुई थी। यह आज ही सुबह हुआ हो सकता है, अन्यथा उंगलियों पर इतने स्पष्ट निशान नहीं बने रह सकते। यद्यपि यह मामूली सी बातें हैं, परंतु मज़ेदार हैं।
अब मुझे मुख्य विषय पर वापस आना चाहिए। वाटसन, वाटसन, क्या तुम मुझे मिस्टर हॉस्मर एंजल का हुलिया पढ़कर सुनाओगे? मैंने छपी हुई छोटी सी पर्ची प्रकाश की ओर की। गुमशुदा, इसमें लिखा था, 14 की सुबह हॉस्मर एंजल नामक एक सज्जन जिसका कद 5 फुट 7 इंच है, गठीला बदन, हल्का भूरा रंग, काले बाल, मध्य में कुछ गंजा, घनी दाढ़ी मूछ, रंगीन चश्मा पहनता है और हल्के स्वर में बोलता है। अंतिम बार देखे जाने के समय काला फ्रॉक कोट, रेशमी काला वेस्ट कोट, सोने की अल्बर्ट चेन और धूसर रंग की हैर स्ट्रीट पतलून और बूट के ऊपर भूरी जुराबें पहना था। लीडन हॉल स्ट्रीट के एक कार्यालय में नौकरी करता बताते हैं, जो इस बारे में सूचित आदि आदि। बस इतना काफ़ी है, होम्स ने कहा। जहाँ तक पत्रों का संबंध है, वह उन्हें घूरते हुए बोला, ये बहुत साधारण है। उनसे मिस्टर होम्स कोई सूत्र हाथ नहीं लगता, सिवा इसके कि उसने एक बार बाल्जक का जिक्र किया। हाँ, इन पत्रों में एक ध्यान देने योग्य बात है जिस पर तुम्हारी दृष्टि भी अवश्य गई होगी, यही कि वे टाइप किए हुए हैं। मैंने टिप्पणी की। इतना ही नहीं, बल्कि हस्ताक्षर के स्थान पर भी नाम टाइप किया हुआ है। अंत में जरा इस छोटे स्पष्ट टाइप किए हुए हॉस्मर एंजल को देखो। देखो, इसमें तारीख तो लिखी है, किंतु पते में मात्र लीडन हॉल स्ट्रीट लिखा है, वह भी धुंधला सा। हस्ताक्षर वाला बिंदु संकेतात्मक है। वास्तव में हम इसे निष्कर्ष निकालने वाला बिंदु कह सकते हैं। किस बात का निष्कर्ष? साथी, यह संभव है कि तुम नहीं समझ सक रहे कि यह मामले से किस प्रकार जुड़ा है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं समझता हूं। हाँ, यह अवश्य समझ में आता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा। यदि उस पर धोखा देने का आरोप लगाया जाता तो अपने हस्ताक्षर होने से मना करने में समर्थ होता। नहीं, यह बात नहीं है। अब मैं 2 पत्र लिखूंगा जिससे मामला स्पष्ट हो जाएगा। एक शहर के प्रतिष्ठान को और दूसरा युवती के सौतेले पिता मिस्टर विंडबैंक को, उससे यह पूछते हुए कि क्या वह कल सायं 6 बजे हमसे यहाँ मिल सकता है। अब डॉक्टर, जब तक उन पत्रों के उत्तर नहीं आ पाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अतः तब तक के लिए हम अपनी छोटी सी समस्या को अलमारी के ऊपर रख देते हैं। अपने मित्र की तार्किक शक्तियों व कार्य करने की असाधारण ऊर्जा पर विश्वास करने के मेरे पास कई कारण थे। मैंने अनुभव किया कि उसके पास कोई ठोस आधार होना चाहिए, जिस कारण वह इस रहस्य को इतने सरल और विश्वस्त ढंग से ले रहा था। मैंने मात्र एक बार उसे असफल होते देखा था, बोहेमिया के राजा और आयरन एल्डर के चित्रों के मामले में। किंतु जब मैंने पीछे मुड़कर 4 का चिन्ह व विशेष परिस्थितियों वाले स्कारलेट का अध्ययन के थकाने वाले मामले को देखा, तो मैंने अनुभव किया कि यह विचित्र गांठ ही होगी जिसे वह सुलझा नहीं सकता था। फिर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। वह अब भी अपना काला पाइप पी रहा था। वह इस विश्वास से पूर्ण था कि जब मैं अगली शाम पुनः उसके पास पहुंचूंगा, तब उसके हाथ में सारे भेद हो गए जो मिस मैरी सदरलैंड के अदृश्य हो गए दूल्हे तक पहुंचा देंगे। अपने व्यवसाय के एक बड़े गंभीर मामले में मैं उस समय व्यस्त था और अगला पूरा दिन मैं रोगी के बिस्तर के किनारे ही बैठा रहा। 6 बजे तक मुझे फुर्सत नहीं मिली और उसके बाद मैं एक गाड़ी में चढ़कर बेकर स्ट्रीट की ओर बढ़ चला। मैं थोड़ा आशंकित था कि कहीं इस छोटे से रहस्य के खुलने में सहायक होने में मैंने देर न कर दी हो। जब मैं शर्लक होम्स के घर पहुंचा तो उस समय वह अकेला ही था। वह सोया हुआ सा लग रहा था और उसकी लंबी दुबली आकृति उसकी आराम कुर्सी में गोलमोल पड़ी हुई थी। बोतलों और परखनिखलियों की भयानक कतारें जिनसे तेजाब की बू आ रही थी ने मुझे बताया कि उसने अपना पूरा दिन रसायन के परीक्षण करते हुए बिताया था, जो उसे पसंद था। अच्छा, तो तुमने इसे सुलझा लिया? मैंने प्रवेश करते ही पूछा। हाँ, यह बोरियम बायसल्फेट था। नहीं, मैं उस रहस्य की बात कर रहा हूं, मैं चिल्लाया।
अरे वाह, मैंने सोचा तुम इस लवण की बात कर रहे हो जिस पर मैं काम कर रहा था। उस मामले में तो कभी कोई रहस्य था ही नहीं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि कुछ बातें रोचक अवश्य हैं, मात्र एक कमी है जिसकी मुझे आशंका है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे वह बदमाश पकड़ा जा सके। तब वह कौन था कि मिस मैरी सदरलैंड को त्यागने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? प्रश्न मेरे मुंह से निकला ही था और उत्तर देने के लिए होम्स ने अपने ओठ खोले ही थे कि हमने गलियारे में भारी पदचाप और दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज़ सुनी। यह उस लड़की का सौतेला पिता मिस्टर जेम्स विंडीबैंक है, होम्स ने कहा। उसने मुझे पत्र लिखकर बताया कि वह 6 बजे यहाँ होगा। अंदर आ जाइए, होम्स चिल्लाया। आगंतुक एक गठीले बदन व औसत कद का व्यक्ति था। उसकी आयु 30 वर्ष के आसपास थी। चेहरा साफ और हल्की भूरी रंग पर एक जोड़ी आश्चर्यजनक रूप से तीखी दृष्टि वाली बेहती हुई सलेटी रंग की आंखें थीं। उसने हम दोनों पर प्रश्न कराती हुई दृष्टि डाली, बगल की मेज पर अपना चमकदार हैट रखा और सिर को हल्का सा झुकाकर समीप रखी कुर्सी पर बैठ गया। गुड इवनिंग मिस्टर जेम्स विंडीबैंक, होम्स ने कहा। मेरे विचार में टाइप किया हुआ यह पत्र आपने लिखा है जिसमें मुझे 6 बजे मिलने आने को कहा गया। जी सर, मुझे खेद है कि मैं कुछ विलंब से आया हूँ, परंतु आप जानते हैं कि मैं पूर्ण रूप से अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूँ। मुझे अफसोस है कि मिस सदरलैंड ने इस छोटे से मामले में आपको कष्ट दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि घर के मामले घर में ही रहें तो उचित है। वो मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ आई थी, परंतु जैसा आपने देखा होगा कि यह बड़ी उत्तेजित और आवेगी लड़की है। वह यदि एक बिंदु पर अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर ले तो फिर वह सरलता से नियंत्रण में नहीं आती। हालांकि मुझे तुमसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, क्योंकि तुम आधिकारिक पुलिस से संबंधित नहीं हो, कि तो इस प्रकार का पारिवारिक विवाद बाहर फैलाना भी सुखदायक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि आप कैसे इस हॉस्मर एंजल का पता लगाएंगे? बल्कि इसके विपरीत मेरे पास इस विश्वास का प्रत्येक कारण है, होम्स ने शांतिपूर्वक कहा, कि मैं मिस्टर हॉस्कर एंजल को ढूंढने में सफल होऊंगा। मिस्टर विंडीबैंक को गहरा धक्का लगा और घबराहट में उसके दास्ताने उसके हाथ से छूट कर गिर गए। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई, उसने कहा। यह विचित्र बात है, होम्स ने टिप्पणी की, कि प्रत्येक टाइपराइटर का अपना ही अलग व्यक्तित्व होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का हस्तलेख अलग होता है। यदि 2 टाइपराइटर बिल्कुल नए नहीं हैं, तब दोनों टाइपराइटर से बिल्कुल समान नहीं लिखा जा सकता। कुछ अक्षर औरों की तुलना में अधिक घिस जाते हैं और कुछ के मात्र किनारे घिसते हैं। अब मिस्टर विंडीबैंक, आप अपने पत्र को ही लिखिए जो आपने मुझे लिखा है। इसमें प्रत्येक ई थोड़ा धुंधला है और आर और एस की पूंछ में थोड़ी कमी है। यद्यपि इसके अतिरिक्त 14 विशेषताएं और भी हैं, परंतु उपरोक्त अधिक स्पष्ट है। हम कार्यालय में सारा पत्र व्यवहार इसी मशीन पर करते हैं और निसंदेह यह थोड़ा घिस गया है, हमारे अतिथि ने कहा। वह उत्सुकता से अपनी छोटी चमकीली आंखों से होम्स को देख रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में रोचक अध्ययन क्या है, मिस्टर विंडीबैंक, होम्स ने कहा। मैं इस दोनों टाइपराइटर और इससे जुड़े अपराधों के विषय में थोड़ा और लिखने की सोच रहा हूँ। इस विषय पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया है। यह 4 पत्र हैं जो एक गुमशुदा व्यक्ति के हैं। यह सभी टाइप किए हुए हैं। प्रत्येक में न केवल ई धुंधला है और आर तथा एस पूंछ रहित है, बल्कि यदि आप मेरा आवर्धक लेंस प्रयोग करें तो देखेंगे कि जिन 14 विशेषताओं के विषय में मैंने कहा है वह भी इनमें से है। मिस्टर विंडीबैंक अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया और हैट उठाकर बोला, मैं इस प्रकार की काल्पनिक बातों में अपना समय नहीं गंवा सकता मिस्टर होम्स। यदि तुम उस व्यक्ति को पकड़ सकते हो तो पकड़ो, और जब पकड़ लो तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से, आगे बढ़कर दरवाजे में चाबी घुमाते हुए होम्स ने कहा। तब मैं आपको बताता हूं कि मैंने उसे पकड़ लिया है। कहां? क्या? मिस्टर विंडीबैंक ने चिल्लाकर कहा। उसके होंठ तक सफेद पड़ गए और वह पिंजरे में फंसे चूहे के समान इधर उधर देख रहा था। अरे यह नहीं चलेगा, वास्तव में तुम फंस चुके हो, होम्स ने कहा। इससे निकलने की कोई संभावना नहीं मिस्टर विंडीबैंक।
यह बिल्कुल स्पष्ट है और आपका यह वक्तव्य तो बहुत ही बेकार था जब आपने कहा कि इतने साधारण प्रश्न को हल करना मेरे लिए असंभव था। अब बैठ जाओ, हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। हमारा अतिथि एक कुर्सी में ढेर हो गया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। इस पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, वह हकलाया। मुझे अफसोस है कि नहीं की जा सकती, किंतु विंडी बैंक हमारे लिए यह इतनी निम्न स्तर की क्रूरतापूर्ण, स्वार्थी और हृदयहीन चाल थी जैसे मेरे सामने पहले कभी नहीं आई। अब मुझे जरा घटनाक्रम पर आने दो और यदि मैं गलती पर हूं तो मुझे टोक देना। वह व्यक्ति अपने सीने पर सिर झुकाए अपनी कुर्सी पर बैठा था जैसे कोई बिल्कुल बर्बाद हो गया हो। होम्स ने आतिशदान के ऊपरी कोने पर अपने पांव टिकाए और अपनी जेबों में हाथ डाले हुए पीछे झुककर बोलना प्रारंभ किया। हमें उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह स्वयं से बात कर रहा था। एक व्यक्ति ने पैसे के लिए अपने से बहुत बड़ी औरत के साथ विवाह कर लिया, उसने कहा, और वह उसकी पुत्री के धन का तब तक आनंद उठा सकता था जब तक वह उनके साथ रह रही थी। उनकी जैसी स्थिति में यह बड़ी धनराशि थी और इसे गंवा देने पर बहुत बड़ा अंतर आ जाना था। इसे बचाने का प्रयास किया जाना आवश्यक था। पुत्री भली थी किंतु प्रेम से भरी और जोशीले ढंग की थी। अतः यह स्पष्ट था कि वह अपने बढ़िया व्यक्तिगत लाभ और आय के साथ बहुत दिन तक अकेली नहीं रहने वाली थी। उसके विवाह का अर्थ होता प्रतिवर्ष 100 पाउंड की हानि। इससे बचने के लिए सौतेला पिता क्या करता? वह उसे घर पर ही रखने का स्पष्ट मार्ग अपनाता है और उसके अपनी आयु की मित्र मंडली ढूंढने पर प्रतिबंध लगा देता है। किंतु शीघ्र ही उसे पता चलता है कि यह युक्ति सदैव के लिए नहीं चल सकती। वह विरोधी हो गई थी और अपने अधिकार मांगने लगी थी। अंत में उसने किसी नृत्य में जाने का फैसला कर लिया। तब उसका सौतेला पिता क्या करता है? वह दिल की बजाय दिमाग से काम लेता है। अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर और उसकी सहायता से उसने अपना वेश बदल लिया। अपनी तीव्र आंखों को रंगीन चश्मे में छिपा लिया, घनी दाढ़ी मूंछ से चेहरा ढक लिया। दोनों ओर से सुरक्षित होकर वह मिस्टर हॉस्मर एंजल के रूप में प्रकट होता है और स्वयं प्रेम का ढोंग करते हुए अन्य संभावित प्रेमियों को अपनी सौतेली बेटी से दूर रखता है। यह हमने प्रारंभ में एक मजाक के रूप में किया था। हमारे अतिथि ने आह भरी। हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर निकल जाएगी। लड़की निश्चित रूप से भावनाओं में बह गई और उसने अपने मस्तिष्क में यह बैठा लिया कि उसका सौतेला पिता फ्रांस में था। उसके मस्तिष्क में एक क्षण के लिए भी उसकी चालबाजी का संदेह उत्पन्न नहीं हुआ था। वह हॉस्मर के ध्यानाकर्षण से निढाल हो गई थी और उसकी मां की जोरदार प्रशंसा ने यह प्रभाव और बढ़ा दिया था। फिर मिस्टर एंजल उसके घर आने जाने लगे, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यदि वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करना था तो जितना अधिक हो सकता था मामले को खींचा जाता। मुलाकातें होने लगी और फिर सगाई हो गई, जो अंततः लड़की को किसी अन्य के प्रेम में पड़ने से सुरक्षित रखने के इरादे से की गई थी। किंतु किसी को सदैव धोखे में नहीं रखा जा सकता था। फ्रांस की बहानेपूर्ण यात्राएं थोड़ी उलझाने वाली थी। अब करना यह था कि इस बात को ऐसे नाटकीय ढंग से समाप्त किया जाता कि युवती के मस्तिष्क में इसकी स्थायी छाप बन जाती और थोड़े समय के लिए उसे किसी अन्य योग्य व्यक्ति की खोज से रोक देती। अतः बाइबल पर हाथ रखवाकर निष्ठा की प्रतिज्ञा ली गई और विवाह की सुबह कुछ अप्रत्याशित होने की संभावना जताई गई। जेम्स विंडी बैंक अपने भाग्य के प्रति इतना अनिश्चित था और मिस सदरलैंड को इस प्रकार हॉस्मर एंजल की याद से बांधना चाहता था कि वह किसी भी मूल्य पर आने वाले 10 वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को न देखती। वह चर्च के दरवाजे तक उसे लाया और फिर वह स्वयं आगे नहीं गया। वह पुरानी युक्ति से बड़ी सरलता के साथ चौपहिया वाहन के एक दरवाजे से अंदर घुसा और दूसरे से निकलकर बाहर हो गया। मेरे विचार में यह घटनाक्रम था, मिस्टर विंडीबैंक। जब होम्स बात कर रहा था
तब तक हमारा अतिथि थोड़ा विश्वास से भर चला था। अब वह अपनी कुर्सी से उठा, अपने पीले चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट ली। यह हो सकता है और नहीं भी हो सकता मिस्टर होम्स, उसने कहा, परंतु तुम यदि इतने कुशल हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि यह तुम जो हो कानून को तोड़ रहे हो, मैं नहीं। मैंने प्रारंभ से ही इस बात का ध्यान रखा है कि मैं ऐसा कोई कदम ना उठाऊं जिससे मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, परंतु तुम जितनी देर दरवाजे में ताला डाले रहोगे तो स्वयं अपने विरुद्ध आक्रमण और अवैधानिक रूप से बंधक बनाए रखने की कार्रवाई को न्योता दोगे। तुम ठीक कह रहे हो, कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताला खोलकर दरवाजा खोलते हुए होम्स ने कहा, परंतु फिर भी मेरे विचार में तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई व्यक्ति नहीं जो दंड के अधिक योग्य हो। यदि तुम उस व्यक्ति का कोई भाई या मित्र होता तो ईश्वर की सौगंध उसने तुम्हारे इस करतूत के लिए तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाए होते। वह कहता गया। व्यक्ति के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि यह मेरे क्लाइंट के प्रति मेरे कर्तव्यों में शामिल नहीं है, परंतु मेरे पास यह चाबुक है और मेरे विचार में उसने चाबुक की ओर फुर्ती से 2 कदम बढ़ाए, परंतु इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता उसे सीढ़ियों पर भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हॉल का दरवाज़ा भड़ाक से खुला और हमने खिड़की से मिस्टर जेम्स विंडीबैंग को अपनी पूरी गति में सड़क पर भागते देखा। यह एक छटा हुआ बदमाश है, होम्स ने हंसते हुए कहा और पुनः एक बार अपनी कुर्सी में धंस गया। वह व्यक्ति अपराध के बाद अपराध करता जाएगा जब तक वह कुछ बहुत ज़्यादा बुरा न कर देता और फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच जाता। देखा जाए तो कुछ संदर्भों में इस मामले में रोचकता का पूर्ण अभाव नहीं रहा है। तुम्हारे तर्कों के सारे चरण अभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, मैंने टिप्पणी की। अच्छा, तो यह तो प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि मिस्टर हॉस्मर एंजेल के इस विचित्र व्यवहार का कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि इससे वास्तविक लाभ में रहने वाला व्यक्ति उस लड़की का सौतेला पिता ही हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, फिर यह तथ्य कि दोनों व्यक्ति कभी एक साथ नहीं होते थे। हॉस्मर तभी प्रकट होता था जब विंडीबैंग बाहर होता था। यह एक बड़ा सूत्र था जिसने मामले को आसान बना दिया था। इसी प्रकार रंगीन चश्मा और उसका फुसफुसाहट वाला विचित्र स्वर, जो दोनों ही छद्मवेश की ओर संकेत करते थे, इसी प्रकार घनी दाढ़ी का होना भी संदेह पैदा करता था। मेरे सारे संदेह उसके हस्ताक्षर टाइप करने से पुष्ट हो गए थे। इससे यह भी पता लगता था कि वह उसके हस्तलेख से इतनी परिचित थी कि इस छोटे से नमूने से भी उसके पहचाने जाने का खतरा था। तुम इन तथ्यों को अन्य छोटे तथ्यों के साथ देखो, सब एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं। और तुमने उनकी पुष्टि कैसे की? वॉटसन ने पूछा। एक बार अपने शिकार को पहचान लेने के पश्चात यह सरल था। मुझे उस प्रतिष्ठान के बारे में पता था जहां यह व्यक्ति काम करता था। विज्ञापन में छपा हुआ हुलिया लेने के बाद मैंने इससे वह प्रत्येक वस्तु हटा दी जो छद्मवेश का कारण थी, दाढ़ी, चश्मा, आवाज़, और मैंने इस हुलिये को लिखकर उसके कार्यालय को भेजा और प्रार्थना की कि यदि यह हुलिया उनके किसी यात्रा पर रहने वाले कर्मचारी से मिलता हो तो मुझे सूचित करें। मैंने टाइपराइटर की विशेषताओं का निरीक्षण पहले ही कर लिया था। फिर मैंने उस व्यक्ति को उसके स्वयं के व्यावसायिक पते पर चिट्ठी लिखी और उससे पूछा कि क्या वह यहाँ आ सकता है। जैसे कि मुझे आशा थी, डॉक से फ्रेंच चर्च स्ट्रीट स्थित वेस्ट हाउस व मॉर बैंक का पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह हुलिया उनके कर्मचारी जेम्स विंडीबैंग से पूर्ण रूप से मेल खाता है। और मिस सदरलैंड, यदि मैं उसे यह सब बताऊंगा तो वह मेरा विश्वास नहीं करेगी। तुमने वह पुरानी फारसी कहावत तो सुनी होगी, शेर के बच्चे को उठाना खतरनाक है और एक औरत का भ्रम तोड़ना उससे भी अधिक खतरनाक। हाफिज में भी उतनी ही बुद्धि है जितनी होरेस में है और जितना इस संसार में ज्ञान है। यह मामला सुलझ गया था, पर कुछ सवाल ऐसे रह गए थे जो आज भी धुंध में लिपटे हैं। क्या मैरी कभी सच्चाई से सामना कर पाएगी? क्या विंडीबैंग जैसे लोग फिर किसी और का भरोसा तो नहीं तोड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं या बस नकाबों से प्रेम करते हैं? तो दोस्तों, दोहरी पहचान यानी द डबल आइडेंटिटी सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं थी। यह एक आईना था जिसमें हमने देखा कि कैसे इंसान अपने लालच और डर के लिए मासूमियत की हत्या कर देता है, जहां प्रेम एक झूठा मुखौटा बन जाता है और सच्चाई एक ऐसी तलवार जिसे कोई छूना नहीं चाहता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं पढ़ने प्रसून, फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, हर चेहरा असली नहीं होता और हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं, इंसानी मन में छुपा होता है। धन्यवाद।